गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमारे भारत का मानचित्र है, जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग जो राज्य हैं उनको दिखाया गया है और किस तरीके से अलग अलग जगह शासक जो वर्ग था, जैसे पांडे, चेर, चोल, ये दक्षिणी भारत में थे। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, दक्षिणी भारत और ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, यहाँ राष्ट्रकूट थे। ठीक है। इसके अलावा ये भारत के अनेक इस जगह अलग अलग समूह में ये जो जैसे चांवान है, कन्नौज में एक राज्य था। ठीक है। तो अलग अलग जगह ये शासन बताए गए हैं। तो नए राजवंशों का उदय वो किस तरीके से हुआ है, तो 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अर्थात 7वीं सदी का जो अंत आया उस समय क्या है, धीरे धीरे नए जो राजवंश थे वो अस्तित्व में आने लगे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातम या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा थे, जो नए जो वर्ग उदय हो रहे थे, उनको सामंत के नाम से जानते थे या मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अर्थात राजाओं की अपेक्षा ये होती थी कि जो सामंत है वो सामंत उनके लिए कार्य करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अर्थात कुछ सामंत ऐसे थे जो अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, और जब वो अधिक शक्तिशाली हो जाते थे तो अपनी जो सत्ता है वो सुनिश्चित करने के लिए राजा से कभी कभी वो विरोध भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अर्थात शुरुआत में जो राष्ट्रकूट वंश है वो किसके अधीन था, चालुक्य राजाओं के अधीन था। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंतिदुर्ग, एक राजा हुआ, एक शासक हुआ इसमें जिसका नाम है दंतिदुर्ग। उसने क्या किया, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ करवाया उसने। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता के लिए संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षेत्रीय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षेत्रीयत्व प्राप्त कर लेगा। अर्थात जो शासक है वो क्षेत्रीय नहीं है, फिर भी क्या है कि जन्म से क्षेत्रीय नहीं है, फिर भी वो अपने कर्म के आधार पर क्या है, एक क्षेत्रीय की भूमिका निभाता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतियार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। वही ऊपर की बात दोहराई गई है कि लोग जन्म से क्षेत्रीय नहीं थे, फिर भी लोगों ने, जैसे ब्राह्मण धर्म थे, ब्राह्मण धर्म में उन्होंने जन्म लिया, फिर भी उन्होंने क्षेत्रीय जैसे कार्य किए, इसलिए वो क्षेत्रीय वर्ग में आ गए। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। भारत के कई राजा हैं जिन्होंने अनेक प्रकार से अलग अलग उपाधियां धारण की हैं, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अर्थात ये जो सभी वर्ग हैं, इन सभी वर्गों के साथ में वो मिलजुल कर अपना शासन चलाते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। अर्थात जिस प्रकार से टैक्स वसूल करते हैं ना, तो उसी प्रकार से क्या है, जो राजा होते थे वो कुछ हिस्सा
प्राप्त करते थे इनसे। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, अर्थात टैक्स लगाए जाते थे, व्यापार करते थे तो उस व्यापार पर टैक्स लगाते थे और टैक्स वसूल किया जाता था। ये तमिलनाडु का ये जो शासन करने वाले जो चोल थे, उनमें एक अभिलेख मिला है जिसमें करों से संबंधित 400 शब्द मिले, यानी कि 400 प्रकार के जो टैक्स है उनके बारे में मिला, पता चला है। अलग अलग, जैसे खेती करने के ऊपर, व्यापार करने के ऊपर, या संगीत, साहित्य, कला, हर स्तर पर क्या है, टैक्स लगाए गए थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अर्थात जो आम जनता से, व्यापारियों से, किसानों से टैक्स के रूप में जो इनके पास में इकट्ठा होता था, उनको ये अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग जगह, जैसे युद्ध है या फिर कोई और कार्य करना, उसमें ये उपयोग में लेते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। अर्थात टैक्स वसूल करने का जो कार्य है वो जो राजा के जो प्रभावशाली परिवार थे आसपास के, उनको ही नियुक्त किया जाता था, और ये वंशानुगत होती थी यह परंपरा। ठीक है, अर्थात जो पुरोहित है, मंत्री वगैरह है, ये क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे, अर्थात सेनाओं में जैसे उच्च पद है, ठीक है, सेनापति वगैरह है, तो ये क्या होते थे, राजा के जो निकटतम होते थे उनको ये पद दिए जाते थे। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं हो सकते। जो प्रशस्तियाँ होती है, राजा महाराजा अपने शासन को विस्तृत या एक तरीके से अच्छा आगे आने वाले समय के लिए उनका प्रचार प्रसार हो तो प्रशस्तियाँ लिखवाते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ मूल रूप से सत्य नहीं है। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में, अर्थात ये इनके यशोगान में ये प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये नागभट्ट की उपलब्धियां हैं। राजा कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट, ये नागभट्ट प्रथम है, तो नागभट्ट प्रथम के कामों का वर्णन मिलता है। आंध्र सैंधव विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी कि उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे की तभी दाराशाही हो गई जब वे राजकुमार थे। अर्थात क्या हुआ कि इन सभी स्थानों को उन्होंने जीता। तो इस तरीके से क्या, अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग जो राजा हैं इन्होंने प्रशस्तियाँ भी लिखवाई है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। राजा क्या करते थे, जो ब्राह्मण वर्ग था उनको भूमि, या पुरोहित वर्ग था उसको क्या करते थे, भूमि दान में देते थे। ये देखिए ताम्रपत्र, ये लिखे गए हैं इनके ऊपर। बारहवीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसे कल्लण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया और इसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है इसका, राजतरंगिणी है। कल्लण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, धन के लिए युद्ध किस तरीके से होता था ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया ये, और
किस तरीके से ये ताम्र पत्रों पर, प्रशस्तियों पर अपने लेख लिखवाते थे। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध।